हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 7 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2, जिसका शीर्षक है जंतुओं में पोषण। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज देखिएगा, जंतुओं में पोषण के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहला टॉपिक भी शायद यही है, जंतुओं में पोषण का क्या रहा है, इस पॉइंट के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए क्या करा है कि पोषण सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, बात सही है। हम लोग या प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से, नहीं, पोषण के लिए किस पर लगभग निर्भर रहते हैं, तो पौधे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हम लोग फिर या कोई भी जीव जंतु हो गया, और पोषण के लिए हमेशा किस पर निर्भर रहता है, तो पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहता है। लगभग सभी जीवों को अपना जो है उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए क्या होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, जंतुओं के पोषण में उसकी पोषक तत्वों की जरूरत, भोजन ग्रहण करने का तरीका, जिसको हम लोग अंतर ग्रहण भी कहते हैं, तथा शरीर में उसका जो है उपयोग क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है, इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह क्या है, देखिए पाचन। ये क्या होता है, जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयव की संरचना अत्यंत क्या होती है, जटिल होती है। नहीं, और ग्रहण किए गए भोजन से शरीर कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है, जिसमें कुछ हमारे लिए अत्यंत जो है उपयोगी है, जबकि कुछ अपशिष्ट अनुपयोगी पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखिएगा यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां। ठीक है, क्या करा, देखिए करें कि विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट और भोजन ग्रहण करने की जो तरीके होती हैं, नहीं, अलग अलग होते हैं। और जो है भोजन ग्रहण करने वाले जो अंग होते हैं, उनमें भी क्या होती है, विविधता नजर आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या कहा यहाँ पर, देखिएगा तरह की मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूलों का रस चूस सकते हैं। मरमर पक्षी, जिसको हम लोग हमिंग बर्ड भी कहते हैं, या फुलचूस की लंबी पतली चोंच भी फूलों का रस चूसने में उसे क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करा, देखिए गोरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अनकन और कीड़े मकोड़े चुन सकती है। सिर के मजबूत जबड़े और पैने दांत शिकार को पकड़ने और उसे फाड़ने में क्या करती है, उसे मदद करती है। नहीं, इसके बाद फिर क्या करा, देखिए अजगर सांप अपने मुंह से बड़े शिकार को आसानी से निगल जाते हैं। नहीं, छीलना, चबाना, कुतरना, भेदना, पकड़ना, निगलना, चूसना, स्पंजी आदि भोजन ग्रहण करने की क्या है, विधियां हैं। तो ये सब जो जितना हम लोगों ने पढ़ा अभी, वह क्या था, भोजन ग्रहण करने का तरीका। ठीक है, विधि था वो। अभी हम लोग पढ़ेंगे मानव में पाचन के बारे में। तो क्या करा, देखिएगा कहा कि अन्य जंतुओं के भांति मनुष्य भी भोजन को ग्रहण करता है। नहीं, मनुष्य में भोजन जो है अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, फिर उसका पाचन और फिर क्या होता है, उपयोग होता है। तो मनुष्य जो है भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है, तो मुख के द्वारा करता है। ठीक है, और क्या करा, देखिए भोजन का बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। नहीं, मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरती है, जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा या मल द्वार तक जाती है। देखिएगा, मनुष्य में अगर भोजन करने की प्रोसेस है, तो मुख गुहा शुरू होता है, जिससे हम लोग भोजन करते हैं, और मल द्वार तक जो है, और जो है क्या कर रहा है, देखिए मुख गुहा से आरंभ होकर गुदा या फिर मल द्वार द्वार तक ये जाती है। ठीक है, और इस पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो आहार नाल कहते हैं। ठीक है ना, इस पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। नहीं, इस लंबी नली का विभिन्न भाग करा कि इस लंबी नली के विभिन्न भाग इस प्रकार है। देखिए जो है आहार नाल के विभिन्न भाग क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आहार नाल में सबसे जो इम्पोर्टेंट भाग माना गया है मुख गुहिका, क्योंकि इसी के द्वारा हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद है ग्रसिका या फिर ग्रासनाली, अमाशय है, छोटी आंत, और फिर क्या है, बड़ी आंत है। ठीक है, फिर देखिए आता है यहाँ पर मलाशय, जिसको हम लोग रेक्टम कहते हैं। इसके बाद आता है गुदा या मलद्वार। फिर अगला पॉइंट इसी में क्या है, देखिएगा कह रहा है कि आहार नाल के इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियां जुड़ी होती है, जैसे लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि, जो पाचक रस को क्या करती है, स्राव करती है। ये पाचक रस भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयव के रूप में क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर आहार नाल और उससे संबंध ग्रंथियां मिलकर क्या करती है, पाचन तंत्र का निर्माण करती है। ये देखिएगा पाचन तंत्र का फिगर हम लोग देखेंगे बढ़िया से। नहीं, एक मनुष्य का जो है फिगर है, इसमें देखिएगा। तो ये क्या हो गया आपका, मुख गुहिका, जिसको मुख कहते हैं, ये हो गया। ग्रसिका, आमाशय ये हो गया। छोटी आंत ये हो गया, यहाँ पे छोटी आंत होगा। ये यहाँ पे बड़ी आंत होगा, यहाँ पे मलाशय होगा।
यहाँ पे मल द्वार बाहर निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में पोषण के विभिन्न चरण क्या है? तो देखिए, मानव में पोषण के विभिन्न चरण, एक तो अंतर्ग्रहण से कर सकते हैं, पाचन से कर सकते हैं। चलिए देख रहे हैं हम लोग क्या है। क्या कर रहा है, आहार को प्राप्त करने और, समझिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है कि आहार को प्राप्त और ग्रहण करना मनुष्य में यह मुख्य द्वारा होता है, जहाँ दांत से भोजन को चबाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए पाचन। भोजन के जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण, पाचन की प्रक्रिया मुख्य भूमिका जो है मुख्य रूप से आरंभ होकर आंत तक पूरी हो जाती है, जिसमें अनेक रासायनिक स्राव या जो है एंजाइम क्या करते हैं, मदद करते हैं। अवशोषण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अवशोषण पाचित भोजन का रसांगों द्वारा ग्रहण एवं जो है रक्त में मिलने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसकी माता है स्वांगीकरण। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए पचित जो है भोजन का उपयोग होता है, उसी को क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, निष्क्रमण। अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन क्या कहलाता है, निष्क्रमण कहलाता है। इसी की माता है मुख गुहा एवं मुख गुहिका। हम भोजन मुख द्वारा ही तो करते हैं, हम भोजन किसके द्वारा करते हैं, तो मुख द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, देखिए हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होते हैं, साथ ही लार ग्रंथि होती है, जिससे लार निकलती रहती है। अब बात करेंगे दांत के बारे में। देखिए, दांत भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़े बनाने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। दांत जबड़ा में स्थित मसूड़ों में अलग अलग खांचों में क्या होता है, धसे होता है। नहीं, देखिए क्या कर रहा है कि हमारे दांतों के आकार और कार्यों में विविधता पाई जाती है, जिसके अनुसार उनके नाम भी अलग अलग हैं। जैसे देखिए क्या कर रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि एक समान व्यक्ति के मुंह में 32 दांत होते हैं। व्यक्ति के मुंह में दांत 2 बार निकलते हैं, प्रथम जन्म से 6 महीना से 8 महीने बाद, और स्थायी या दूध के दांत निकलने लगते हैं। ठीक है, और फिर क्या करा, देखिएगा करा कि 8 से 10 वर्ष की आयु में दांत टूट जाते हैं और इनके स्थान पर अस्थायी दांत आ जाते हैं, जो जीवन भर रहते हैं। नहीं, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या करा, देखिएगा करा कि दांतों के आकार और कार्य के अनुसार निम्न प्रकार हैं। ठीक है, यहाँ पर दांतों को आकार और कार्य के अनुसार से जो क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला क्या है, यहाँ पर देखिएगा कृतंक। नहीं, इसका काम क्या होता है, काटने का कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया है, रदनक। इसका काम क्या होता है, फाड़ने का काम। इसके बाद है अग्र चवर्णक। इसका काम क्या है, पीसने और चबाने का। इसके बाद क्या होता है, चवर्णक। इसका काम क्या है, पीसने और चबाने का कार्य। नहीं, तो समझ में आया आप लोगों को। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कृतंक हो गया, रदनक हो गया, अग्र चवर्णक हो गया और फिर चवर्णक हो गया, जिसमें से चवर्णक और अग्र चवर्णक का कार्य जो है, इसका एक ही कार्य होता है, पीसना और चबाना। बाद बाकी कृतंक का काम क्या होता है, काटने का कार्य होता है, और रदनक का कार्य क्या होता है, फाड़ने का कार्य होता है। ठीक है, इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझने वाले हैं, कौन जो है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, देखिएगा ये जो है, ये इसे क्या कहते हैं, कृतंक। ठीक है, बात करें कृतंक का उपयोग क्या किया जाता है, तो काटने का कार्य किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगर रदनक का, तो देखिए ये रदनक है। ये क्या है, रदनक है। इसका काम किसके लिए किया जाता है, फाड़ने के लिए। ठीक है, और ये फिर चवर्णक है, मतलब चबाने के लिए, भोजन को चबाने के लिए या फिर पीसने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में एक पॉइंट आता है इनेमल। इनेमल क्या होता है, समझिएगा। अगर हमारे दांतों की जो है क्या करा, देखिए कि हमारे दांतों की ऊपरी परत, जिसे इनेमल कहते हैं, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, तो क्या हो जाएगा, इनेमल हो जाएगा। यह मुख्यतः कैल्शियम में इनेमिलिन नामक लवण तथा प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, देखिए फिर से में एक और क्वेश्चन है कि हमारा मुंह हमेशा गीला रहता है, ऐसा क्यों? अगर हमारे मुंह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है, कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है, 3 जोड़ी, जिससे जो है लार जो होता है क्या होता है, स्रावित होते रहता है। देखिए लार का काम क्या होता है, लार भोजन को मुलायम बनाने में मदद करता है। लार में पानी, लवण तथा चिकित्सा जो है क्या करा है, लार में पानी, लवण तथा चिकना, चिकित्सा नहीं, चिकना जो है वो क्या होता है, म्यूकस होता है। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पे क्या है, भोजन का पाचन मुख से ही लार में उपस्थित एंजाइम जो है एमाइलेज की सहायता से आरंभ हो जाता है, जो जो क्या करता है, देखिए मंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च को शर्करा, जिसको हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं, में बदल देता है। ठीक है,
फिर क्या कर रहा है देखिएगा, कह रहा है कि एंजाइम रासायनिक स्राव है जो आहार नाल के विभिन्न भाग एवं ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। और और फिर क्या कर रहा है देखिए, और कह रहा है कि भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रतिक्रिया कर पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। इसी में एक पॉइंट है देखिएगा, कह रहा है कि चावल में मंड होता है तथा लार जो है मंड को क्या करता है, शर्करा बना देता है। तो चावल में क्या होता है, मंड की उपस्थिति, और लार क्या करता है, मंड को शर्करा में बदल देता है। ठीक है। चलिए अब हम अगला पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं, जीव के बारे में। तो क्या कह रहा है कि जीव जो है मुंह के अंदर एक पेशी अंग है। जीव आगे की ओर स्वतंत्र तथा पीछे की ओर जो है मुंह गुहिका के निचले भाग से जुड़ा रहता है। ठीक है। यह मुख का जो है सबसे क्या है, व्यस्ततम अंग है, काफी ये व्यस्त रहेगा। जीभ मुख में भोजन को इधर उधर करने, लार मिलाने तथा भोजन निकलने में मदद करती है। जीभ पर स्वाद कलियाएं होती है जिसको हम लोग टेस्ट बड्स कहते हैं, होती है, जिसकी मदद से हम जीभ का स्वाद ले पाते हैं। ठीक है। तो जीभ पर क्या होती है, स्वाद कलियां। जैसे हम लोग अगर जीभ को देखेंगे तो उस पर क्या होता है, उजला उजला होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं। ठीक है, छोटा छोटा नहीं होता है। स्वाद कलियाएं जीभ के अलग अलग हिस्सों में होती है। नहीं, फिर एक यहाँ पर एक बात और है, कह रहा है कि जीभ में 4 प्रकार की स्वाद कलियां होती है। कितने प्रकार की स्वाद कलियां होती है, 4 प्रकार की। मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन। ठीक है। इस प्रकार होता है देखिए, मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन, 4 प्रकार का क्या होता है, स्वाद कलियां होता है। ठीक है। जीभ के विभिन्न भागों में स्वाद कलियाओं की संवेदनशीलता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। नहीं, जैसे क्या करता है, जीभ का अग्रभाग मीठे स्वाद के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो जीभ का अग्रभाग होता है। जीभ का पिछला भाग कड़वे स्वाद के लिए संवेदनशील होता है। जीभ का पक्षीय भाग नमकीन और खट्टे स्वाद के लिए जो है क्या होता है, संवेदनशील होता है। तो इसमें तो दोनों एक ही हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए क्या कर रहा है कि नोट, जीभ हमें साफ स्पष्ट बोलने और शुद्ध उच्चारण करने में क्या करता है, मदद करता है। देखिए ये क्या हो गया, जीभ, ये हो गया जितने का फॉर्मूला। ठीक है। यहाँ पर ये सारे जितने हैं, ये जितने हैं, ये जितने हैं, सब क्या है, स्वाद कलियां हैं। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, दंत सुरक्षा स्वास्थ्य का आधार। नहीं, क्या कर रहा है देखिएगा, कह रहा है कि दांतों की सही देखभाल और साफ सफाई बहुत जरूरी है। हमें सुबह तथा रात में सोने से पहले अपने दांतों को दातून या ब्रश से जरूर साफ करना चाहिए। ठीक है। फिर क्या कर रहा है देखिए, दातुन करते समय दातुन तथा हाथ की उंगलियां से मसूड़ों को अवश्य मलना चाहिए। मसूड़ को भी मसलना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्रश कर लिए फिर छोड़ दिए। इससे मसूड़ों में रक्त संचार बढ़ता है तथा दांत जो है क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है देखिए, खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली करनी चाहिए, जिससे भोजन में फंसे अनाज कण निकल जाए। ठीक है। कुल्ला बोल सकते हैं हम उसको। अगर अच्छी तरह दांतों की सफाई नहीं करने या अधिक चॉकलेट, मीठी चीजें, ठंडे पेय आदि खाने पीने से दांतों पर क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। फिर क्या करा देखिएगा, करे कि ये चीजें दांतों के बीच फंसे अन्य कणों से चिपक जाते हैं और उन पर नहीं एक परत बना लेती है। इसके कारण जीवाणुओं को पनपने और बढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है। फिर देखिए, ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए अन्य कण और शर्करा को अम्ल में बदल देता है, जो दांतों की ऊपरी परत इनेमल की क्षति पहुंचाता है तथा दांतों के बीच ये जो है छेद बना देते हैं। ठीक है। फिर क्या करा देखिए, मसूड़ों से रक्त और मवाद आने लगता है और मुख से दुर्गंध आने लगता है। बिहार धीरे धीरे दांत धीरे धीरे दांत कमजोर होना होकर जो है टूटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हम बहुत से चीजें को खाने से वंचित कर सकते हैं। देखिए दांत आप देख सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से डैमेज हुआ है। इसके बीच में कोई जो है खाद्य पदार्थ रह गया और ये क्या किया, दांत को डैमेज कर दिया। ठीक है। देख रहे हैं, ये खाद्य पदार्थ या अन्न फंसे हुए हैं 2 दांतों के बीच। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया दांतों के बीच फंसे अन्न कण। तो ये क्या हो गया, ऐसी स्थिति में में हम बहुत सी चीज़ों को खाने में जो है वंचित रह सकते हैं। तो इससे जो है क्या होगा, हमारी दाँतें खराब हो सकती है। ठीक है। इसके बाद क्या है, फिर भोजन नली या ग्रासिका के बारे में हम लोग जानेंगे। नहीं, तो कह रहा है कि भोजन नली लंबी पतली मांसल संरचना होती है जो मुख गुहिका को अमाशय से क्या करती है, जोड़ती है। मुख द्वारा चबाया हुआ भोजन ग्रास नली या फिर ग्रासिका में जाती है। ठीक है। फिर क्या कर रहा है देखिए, ग्रास नली की मांसपेशियों में संकुचन होते रहता है। इस संकुचन के कारण भोजन नीचे की ओर सरकता हुआ अमाशय तक पहुंचता है। कभी-कभी आपने देखा या महसूस किया होगा कि खाते समय या खाने के कुछ समय बाद वमन या उल्टी हो जाता है।
अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, फिर देखिए क्या है, कह रहा है कि भोजन आमाशय तक नहीं पहुँचता या आमाशय द्वारा स्वीकार नहीं किए जा सकते। अर्थात भोजन, ठीक है, क्या कर रहा है देखिए कि भोजन को 2 पेशियों द्वारा आमाशय के बिल्कुल उल्टे दिशा यानी मुँह की ओर चलाया जाता है, ठीक है? संभवतः इसी कारण इसे जो है उल्टी भी कहा जाता है। नहीं, देखिए ये है, ठीक है? यहाँ से क्या है, मुखगुहिका है ये, ठीक है? इससे वो जो है भोजन ग्रहण किया जाएगा, फिर ग्रसनी में जाएगा, नहीं, और यहाँ पर क्या है, श्वास नली है। यहाँ पर एक क्या लगा रहता है, एपिग्लेटिक्स। तो यही जो कारण है, ये जो है हमारा भोजन अगर श्वास नली में चल जाता है, ठीक है? हम लोग को उल्टी हो सकता है या फिर हिचकी-उचकी आ सकता है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैंने बनाया हुआ है इसको, क्या है देखिएगा, कहा कि ग्रसनी जो है यहाँ पे क्या कर रहा है कि ग्रासिका में वायु और भोजन का मार्ग जो है क्या होता है, एक ही होता है। जो ग्रासिका होता है ना, उसमें वायु का मार्ग और भोजन का मार्ग क्या होता है, लगभग एक ही होता है। नहीं, वास्तव में समझिएगा यहाँ पर, बढ़िया समझिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है वास्तव में श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है, जिसे एपिग्लेटिक्स कहते हैं। यह वड़ का काम करती है, नहीं? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन नली में चला जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब खासकर तब जब हम तेजी से क्या होते हैं, खाते हैं। ठीक है? तो खाते समय बातें करते हैं, अचानक खाँसी, छींक या हिचकी आती है तो आप घुटन महसूस करते हैं। ऐसा संयोगवश भोजन कणों के श्वास नली में प्रवेश के कारण होता है। ठीक है? 2 नली होता है ना, एगो भोजन नली, दूसरा क्या होता है, सांस नली। अगर मान लीजिए हम क्या होगा, हमारे भोजन हो या शरीर का कोई भी क्रिया हो, हमारा जो दिमाग है वही क्या करता है, कंट्रोल करता है। नहीं, अगर मान लीजिए हम खा रहे हैं और किसी दूसरे तथ्य पर बातें करने लगे, ठीक है? तो हमारा दिमाग क्या होगा, उस बात को कैप्चर करना छोड़ देगा, तो हो सकता है कि भोजन जो है, भोजन नली के अलावा श्वास नली में जाए। ठीक है? और ऐसा होगा तो हमें क्या हो सकता है, उल्टी हो सकता है। ठीक है? या जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सड़कना भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए, अमाशय। तो कह रहा है अमाशय जो है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ठीक है? अमाशय क्या है देखिएगा, आहार नाल का जो है क्या है, सबसे चौड़ा भाग है। यह मोटी दीवार वाली थैलीनुमा मांसल संरचना है, जो चपटी और यू आकार का होता है। ठीक है? इससे होकर भोजन छोटी आंत तक पहुँचता है। नहीं, इसके बाद फिर क्या कर देखिएगा, अमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रत्न शरीर समानता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है स्रावित होता है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। ठीक है? फिर क्या है देखिएगा यहाँ पर, कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। ठीक है? इसके पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जो है भोजन के प्रोटीन भाग को एमिनो अम्ल जैसे सरल पदार्थों में क्या करता है, तोड़ देता है। तो इसी में कहता है देखिएगा, छिद्र युक्त पेट की कहानी आपके एससीईआरटी के बुक में दिया गया है। नहीं, कह कभी-कभी संयोगवश घटी घटना या दुर्घटना से रोमांचक विलक्षण जानकारियाँ मिल जाती है। छिद्रयुक्त पेट की भी ऐसी ही घटना संबंधित कहानी है, जिससे आमाशय के कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त हुई। चलिए इसके बारे में थोड़ा-सा देखेंगे। कह रहा है कि 6 जून 1922 को ना एलेक्जिन सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हो गया। ठीक है? उसके अमाशय में छेद हो गया। ठीक है? कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि विलियम व्हिटमोंट नामक अमेरिकी वैज्ञानिक चिकित्सक ने उसका जो है क्या किया, इलाज किया। ठीक है? किसने इलाज किया यहाँ पे देखिएगा, विलियम व्हिटमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक ने उसका क्या किया, इलाज किया। ने इलाज से उसकी जान तो बच गई, लेकिन चिकित्सक उसके अमाशय के जो है छेद को बंद नहीं कर सका। ठीक है? उसने उसे पट्टी से ढक दिया। सेंट मार्टिन के अमाशय के छेद को डॉक्टर ब्यूमोंट ने अमाशय की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त करने के अवसर के रूप में लिया। उसने देखा कि अमाशय भोजन का क्या कर रहा है, मंथन कर रहा है। ने कह कि उसी की उसकी दीवारों से रस निकालकर उसने जो है दूसरे भोजन पदार्थों के साथ भी प्रयोग किए। उसने यह भी पाया कि अमाशय छोटी आंत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का क्या होता है, पाचन पूरा हो जाता है। फिर क्या करा देखिए, करा कि इन खोजों से इस निष्कर्ष पर पहुंचना आसान हो गया कि पाचन मूलतः रासायनिक क्रिया ही है, न कि यांत्रिक क्रिया। नहीं तो पाचक जो है मुख्य रूप से कौन सी क्रिया है, तो रासायनिक क्रिया है, ये कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है। चलिए सारा टॉपिक किससे था, छिद्रित पेट की कहानी के बारे में।
था, ठीक है? अब हम इसका थोड़ा-सा फिगर देख लेंगे। नहीं, इसी से सब क्वेश्चन बना था। अब जो है हम इसका क्या देख लेंगे, फिगर देख लेंगे। तो ये क्या है देखिए, ये लड़का है, नहीं, इसका जो है ये अमाशय है पूरा, ठीक है? ये पूरा अमाशय है और यहाँ पे इसका क्या है देखिएगा, गोली लगा हुआ है और इसको जो है भरना डॉक्टर से नहीं हुआ, पट्टी बाँध दिया, ठीक है? तो ये था छिद्रयुक्त पेट की कहानी, ठीक है? अब देखिए, बारी-बारी से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे छोटी आँत के बारे में। ये क्या होता है? छोटी आँत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडली संरचना है। इसमें यकृत, अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से जो है स्राव प्राप्त होते हैं। नहीं, तो कहने को तो ये छोटी आँत है, लेकिन जो है हमारे शरीर में जितनी ग्रंथि होता है उसमें सबसे बड़ी होती है छोटी आँत। लगभग कितना होता है? 6 से 7 मीटर लंबी होती है, ठीक है? इसके बाद फिर आइए यहाँ पे क्या दिया है, यकृत जिसे हम लोग लिवर कहते हैं। यकृत से प्राप्त स्राव गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव जीवन की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या करा देखिए, यकृत से प्राप्त स्राव गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, हम लोग किसे मान सकते हैं? यकृत को मान सकते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि छोटी जो आंत है, क्या बताया था? देखिए, छोटी आंत लगभग 4-7 मीटर लंबी कुंडली संरचना है। इसमें यकृत, अग्नाशय तथा इसकी स्वयं की दीवारों से क्या होता है? स्राव होता है। तो ये क्या है, मान लीजिए, ये जो संरचना होता है, ये सबसे बड़ा होता है, ये सही बात है, ठीक है? और यकृत जो है, नहीं, यकृत फिर क्या कर रहा है देखिए, यकृत से प्राप्त स्राव गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अंदर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? फिर यकृत हो जाएगा और यकृत आँत के अंदर आता है। तो आँत की बात किया जाए तो छोटी आँत जो है क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। नाम से देखिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, छोटी आँत और बड़ी आँत। हम लोग के माइंड में क्या सेट हो जाता है? बड़ी आँत है तो ये बड़ी होगी और छोटी आँत होगी तो ये छोटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? इसलिए मैंने वहाँ पे बता दिया कि छोटी आँत जो क्या होती है? बड़ी होती है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है यह अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है और पितरस स्रावित करती है, जो एक थैलीनुमा संरचना पित्ताशय में क्या हो जाता है? संग्रहित होता है, ठीक है? पितरस वसा के पाचन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नहीं, इसके बाद क्या है कि अग्नाशय से प्राप्त स्राव। पर अग्नाशय हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है, ठीक है? फिर क्या करा देखिए, इससे स्रावित अग्नाशिक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया कर उन्हें सरल रूपों में बदल देता है, ठीक है? इसके बाद अगला पॉइंट क्या है देखिएगा, कहा कि छोटी आंत की दीवारों से, नहीं, प्राप्त स्राव, कहा कि छोटी आंत की दीवारों से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से क्या करती है? तो पचा देती है। नहीं, इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा, ग्लूकोज में प्रोटीन, एमिनो अम्ल में तथा वसा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या होता है? बदल जाता है, ठीक है? इसके बाद क्या है देखिए कि छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक दीवार, उसमें होता है, ठीक है? देखिए क्या करा यहाँ पर, करा कि आंतरिक भाग में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, इसे रोम या रसांगुल कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल छत्र बढ़ा देते हैं। नहीं, इसमें सूक्ष्म जो है रुधिर वाहिकाओं का क्या होता है? जाल फैला रहता है। फिर क्या है देखिएगा यहाँ पर, अगर अवशोषित भोजन इस रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जहाँ अनेक जटिल पदार्थों के बनने में इनका जो है उपयोग होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है? फिर क्या करा देखिएगा, कहा कि श्वसन के क्रम में, नहीं, क्या कर रहा है? श्वसन के क्रम में कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग, जिसका सूत्र क्या होता है? CO2, और जल, जिसका सूत्र होता है H2O में होता है, तथा क्या होता है? इससे ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है? फिर क्या करा देखिए, भोजन का बिना पचा भाग या जिसका अवशोषण नहीं होता, यह कहाँ होता है? देखिए, बड़ी आंत में होता है। क्या कर रहा है? बढ़िया पॉइंट है यहाँ पर। भोजन का बिना पचा भाग या जिसका अवशोषण नहीं होता, नहीं, वो कहाँ जाता है? बताइएगा, तो बड़ी आंत में चल जाता है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं बड़ी आंत के बारे में। देखिए, मैंने बताया था ना, बड़ी आंत जो होता है, क्या होता है? बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी होती है और फिर क्या होती है? चौड़ी होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होता है, ठीक है? तो नाम उसका क्या था? छोटी आंत, तो बड़ी हो जाएगी, बड़ी आंत तो क्या हो जाएगा? छोटी हो जाएगा। इसके, देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट है, इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बाकी बचा हुआ अपचयित पदार्थ अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है, जहाँ से समय समय पर, ने
गुदा द्वारा मल के रूप मतलब गुदा द्वारा मल के रूप में जो है बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है? इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। अब इसी में आता है देखिएगा दस्त और जीवन रक्षक घोल। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? दस्त के बारे में। तो ये क्या होता है समझिएगा। भोजन तो हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन कभी-कभी आंतरिक संक्रमण भोजन के पदार्थों एवं जल की विषाक्तता या अपच के कारण हम बार-बार पतले जलीय मल को निष्कासन के लिए विवश हो जाते हैं। ठीक है? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दस्त कहते हैं। अगर जो है हम जो है अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करें और वो जो अपशिष्ट पदार्थ है पतले जो मतलब मल जो हो पतले जल के रूप में बाहर आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दस्त। ठीक है? फिर क्या कहा जाता है देखिए, छोटे बच्चे इस स्थिति का शिकार अक्सर हो जाते हैं। इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? दस्त कहते हैं। नहीं, दस्त के कारण शरीर के अधिक मात्रा में जल और लवण की कमी हो जाती है। कभी-कभी यह स्थिति जो है क्या होती है? घातक हो जाती है। तो दस्त के कारण क्या होता है हमारे शरीर में? अधिक मात्रा में जल और लवण की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसके बाद फिर क्या है देखिए, दस्त से बचाव के उपाय, नहीं, ऐसे स्थिति में उबले हुए जल को ठंडा कर उसमें जो है चुटकी भर नमक और चीनी का घोल बनाकर प्रभावित व्यक्ति को जो है बार-बार देना चाहिए। ठीक है? क्या देना चाहिए देखिए 1 लीटर जल उबला हुआ जल ले लीजिए, उसको ठंडा कीजिए, फिर 2 चम्मच चीनी दे दीजिए, चुटकी भर नमक दीजिए। नहीं, इसे हम लोग जीवन रक्षक घोल या ओआरएस का घोल भी कह सकते हैं और उसको जो है बार-बार दीजिए। ठीक है? साथ ही शीघ्र चिकित्सक की सलाह जो है लेनी चाहिए। ये तो बात सब कहेगा। इसके बाद फिर क्या है घास काटने वाले जंतुओं में पाचन। नहीं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं कि हमारे आस-पास ऐसे अनेक जंतु हैं जो घास खाते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी। हम घास पचा नहीं सकते। जो है पौधों से प्राप्त अधिकांश पोषकों में सोलुइज की प्रधानता नहीं होती है। घास में भी सोलुइज की प्रचुर मात्रा में पाए मतलब क्या करा है यहाँ पे देखिए और हम अभी क्या पढ़े कि घास में भी सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और घास में क्या होता है सेलुलोज या मान लो जो जो गाय हो, भैंस हो उसका चारा हो, नहीं नहीं उसमें क्या होता है प्रचुर मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज क्या है देखिए एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मानव सहित बहुत से जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है? पर घास खाने वाले जंतुओं की पाचन व्यवस्था थोड़ी-सी क्या हो जाती है? तो अलग हो जाती है। नहीं, कह रहा है कि इसका आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 भागों में बँटा रहता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है, जिसे रूमेन कहते हैं, ठीक है? फिर क्या कर रहा है देखिए निगला हुआ घास प्रथम आमाशय रूमेन में इकट्ठा होता है। यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे हम लोग जुगाली या फिर क्या कहते हैं कड कहते हैं, ठीक है? फिर बहुत से घास खाने वाले जंतु चरते समय जल्दी-जल्दी घास काट कर निगल लेते हैं, हमारी तरह खाना खाते हैं। समय से भोजन पूरी तरह चबाते नहीं हैं, निगले हुए खाना को जुगाल करते हैं और ये पुनः मुँह में ले लाकर जो है चबाते रहते हैं। तो ये क्या होता है निगल जाते हैं तो फिर पुनः क्या करते हैं मुँह में ला कर के चबाते रहते हैं जिसे हम लोग जुगाल कहते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। क्या करा आपने यह देखा होगा कि जब वे खा नहीं रहे होते तब भी उनका मुख चलता रहता है। इस प्रक्रिया को हम लोग जुगाली या फिर क्या कहते हैं तो पागुर कहते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है इस जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता से होता है। ये जीवाणु क्या होता है? रुमेन में होता है। फिर अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत और वहां से फिर कहाँ जाता है? बड़ी आंत पे जाता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे अंतनाल जो है कहा जाता है। ठीक है? अब क्या है यहाँ पर देखिएगा, कहा है कि मनुष्य में अंतनाल बहुत छोटी होती है और ये मतलब इसमें जो है क्या होता है बोलो जीवाणु अनुपस्थित रहता है। अतः मनुष्य में सेलुलोज का पाचन संभव नहीं है क्योंकि मनुष्य सेलुलोज को पचा ही नहीं सकता। ठीक है? अब मनुष्य के पाचन संस्थान में सेलुलोज रिश्तेदार पदार्थ के रूप में रह जाता है ना? तो मनुष्य जो रिश्तेदार चीज़ ग्रहण करता है तथ्य, वस्तु उसमें जो है क्या अभी बताए पॉइंट मनुष्य के पाचन संस्थान में सेलुलोज रिश्तेदार पदार्थ के रूप में रह जाता है। तो रिश्तेदार पदार्थ को अगर ग्रहण करेंगे तो उसमें सेलुलोज जो है रहता है। ठीक है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, ये क्या है? गाय है। थोड़ा-थोड़ा फिगर करके दिखाते हैं। ये क्या है? देखिए गाय है। कितना सुंदर गाय है ये। नहीं, ये घास खा रहा है। ठीक है? घास में सेलुलोज होगा, तो सेलुलोज जो है किस प्रकार के जंतुओं में होता है? मतलब सेलुलोज वाले भोजन को किस प्रकार के जंतु जो है पचा सकते हैं, तो वो गाय हो गए, भैंस हो गए, बकरी हो गए, ठीक है? इत्यादि वगैरह-वगैरह बहुत सारे होंगे, लेकिन मानव में ऐसा नहीं संभव है। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए क्या करा है, घास खाने वाले जंतुओं में रूमेन, नहीं तो पढ़ लिया हम लोग, अभी पढ़ेंगे अमीबा में पोषण। ठीक है? ये जो चैप्टर है, इसमें इसका अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो इसमें ज़्यादा थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है?
क्या करा देखिएगा, एक जल स्रोत, तालाब, झील, न मिट्टी में पाए जाने वाला अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। तो इसके कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है जिसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ठीक है। फिर क्या करा, इसमें केंद्रक तथा अनेक ध्वनियां, मतलब धानियां जो है खाली स्थान होती है, धानियां मतलब खाली स्थान होती है। ठीक है। क्या करा देखिएगा, अमीबा की विशेषता यह है कि वह लगातार अपनी आकार और स्थिति जो है बदलता रहता है। नहीं, इसमें जो है एक से अधिक अंगुली जैसे उभार निकलते रहते हैं जिसे पादाप कहते हैं, या फिर कृत्रिम पाँव कहते हैं। ये अमीबा को गति करने तथा भोजन पकड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। इसके बाद अमीबा का आहार सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि है। जब यह भोजन के संपर्क में आता है, नहीं, या भोजन इसके आसपास होता है, तो यह अपने पादापों को विकसित कर जो है भोजन को चारों ओर तरफ से घेर लेता है। ठीक है। फिर दोनों ओर से पादाप आपस में मिलाकर एक हो जाता है। भोजन इस प्रकार बने खादानी में बंद होकर अमीबा की कोशिका के अंदर चला जाता है। खादानी में ही पाचक रसों का स्राव होता है। ठीक है। जो खाद्य पदार्थ पर जो खाद्य पदार्थ पर क्या कर रहा है, क्रिया कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर क्या कर रहा है देखिए, इस प्रकार पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जो अमीबा की वृद्धि, रख रखाव और उसकी संख्या वृद्धि, मतलब गुणन में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है। नहीं, और यहाँ भी बिना पचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ खदानी से होकर कोशिका द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, अमीबा में जो क्या है भोजन, ये सब क्या है, अमीबा है। ठीक है। किस किस प्रकार से भोजन है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर। कह रहा है कि शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो हम लोगों ने पढ़ा था मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसे क्या कहते हैं हम लोग, यकृत। ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पूरा होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मनुष्य में भोजन का जो पाचन होता है मुख गुहिका शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, मल द्वार तक जाता है। ठीक है। फिर क्या करें देखिएगा, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डॉट डॉट का स्राव होता है जो भोजन प्रक्रिया करता है, तो क्या हो जाएगा, सलिस्मा। मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण है, क्या है पोषण के मुख्य चरण, देखिए मुख गुहिका, फिर ग्रासनरी, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर क्या हो जाएगा, बड़ी आंत है। इसी बात करें, अपना अमीबा अपने भोजन डोर डोर की सहायता से ग्रहण करता है, कूट पादों के द्वारा ग्रहण करता है। ठीक है, किसके द्वारा करता है, कूट पादों के द्वारा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है समझिएगा, अगर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, उतरने में सहायता करने वाला दांत है, तो इसे तो हम लोग क्या कहेंगे, रदनक कहेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रदनक। ठीक है। इसके बाद है लार मंड जो है को बदलता है, तो किस में बदलता है, तो ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पित्त का स्राव होता है, किसमें होता है, पित्त का स्राव जो है यकृत में होता है। ठीक है, पित्त का स्राव कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। ठीक है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ होता है, तो हम लोगों को पता था वसा का पूर्ण रूपेण जो है पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में। ठीक है, ये रहा छोटी आंत। जल का अवशोषण मुख्यतः होता है, तो किसमें होता है जल का अवशोषण मुख्यतः, मुख्यतः होता तो सब में है, लेकिन मुख्यतः किसमें होता है, बड़ी आंत में। ठीक है। अब है सत्य असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, ये सही बात है। इसके बाद है पित्त रस में प्रोटीन का पाचन होता है, तो ये गलत बात है, पित्त रस में जो है प्रोटीन का पाचन नहीं होता। ठीक है। प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ होकर जो है जाता है। ठीक है, क्या करा, प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है, ये भी गलत बात है। ठीक है। इसके बाद है, जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, ये तो सही बात है, जानवरों के साथ ऐसा होता है। ठीक है। छोटी आंत में श्लेषक स्रावित होता है, ये भी क्या है, गलत बात है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए, सत्तर असत्य प्रकार के प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। अब क्या है कॉलम, अब देखिए 4 में क्या है, कॉलम एक एक कथनों को मिलान जो है कॉलम बी के साथ करिए। नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शर्करा। ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, प्रोटीन, तो प्रोटीन का क्या हो जाएगा, एमिनो अम्ल। नहीं, इसके बाद है वसा, तो वसा का क्या हो जाएगा, ये आपका वसा एवं अम्ल एवं ग्लिसरॉल, मतलब यही हो जाएगा फिर। इस बार पितरस, पितरस में क्या हो जाता है, ठीक है, पिताशय हो जाएगा, और लार तो लार ग्रंथि से आएगा। इस प्रकार से हम जो है मिलान प्रश्न कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
करें कि अगला पॉइंट क्या करे, क्वेश्चन देखिएगा, करें आहार नाल के किन भागों के द्वारा ये कार्य होते हैं। तो भोजन का चबाना कहाँ शुरू होता है बताइए। भोजन का चबाना कहाँ शुरू होता है, मुख गुहिका शुरू होता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख गुहिका। जीवाणु नष्ट होना क्या कहलाता है, अमाशय। ठीक है, क्या कहलाता नहीं मतलब किस भाग में होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था समझिएगा, आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होते हैं। नहीं, तो भोजन का चबाना कहाँ शुरू होता है, तो मुख गुहिका से। जीवाणु का नष्ट होना कहाँ शुरू होता है, अमाशय से। ठीक है, उपयोगी पदार्थ का अपचलन कहाँ शुरू होता है, बढ़िया से। मल का निकास कहाँ से होता है, मल द्वार से। और एक शब्दों में जो है उत्तर देना है। अब मानव शरीर में पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ क्या है, तो बताइएगा आप ही लोग, कमेंट में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण करने वाली जो है अंगुली जैसी संरचनाएं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ रोगिया रंसाकुल कहते हैं। ठीक है, घास काट खाने वाले जंतुओं में सोलर का पाचन स्थान कहाँ, मतलब पाचन स्थान है किसके कारण, रूमेन के कारण। अमीबा भोजन का पाचन का स्थान कहाँ है, तो खाद्यान्नी। भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ की संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, देखिए, जटिल पदार्थों का बनना। ठीक है, साथ कह रहा है कारण बताइए। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। ठीक है, फिर भी एक बार देख लीजिए। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन जो है पालन नहीं होता। पाचन होगा यहाँ पे, पालन नहीं होगा, पाचन होगा। क्योंकि मनुष्य के शरीर में रूमेन नहीं होता और जुगाल करने की प्रक्रिया नहीं होती। सेलुलोज का पाचन जीवाणुओं की सहायता से रूमेन में होता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है देखिएगा, गाय भैंस बकरी घास चरने वाले जानवरों में रुमेन होता है और सेलुलोज जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है का पाचन होता है। ठीक है, बात समझ में आई। अभी पढ़ेंगे अमीबा के खाद्यान्नी में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो समझिएगा इसको क्या कर रहा है देखिएगा। भोजन को पकड़ने के लिए अमीबा अपने पादाभों को विकसित करता है। किसको विकसित करता है, पादाभों को। और चारों तरफ घेर कर विकसित पादाभ आपस में मिलाकर एक हो जाता है। ठीक है, और भोजन खाद्यान्नी में बंद होकर कोशिका के अंदर चला जाता है, जहाँ पाचक रसों का स्राव होता है और खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में बदल जाता है। इस प्रकार भोजन का पाचन होता है। ठीक है, फिर क्या है, वायु नली तथा भोजन नली का संबंध रश्मि से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है। क्यों, मैंने इसका कारण भी बताया था। अभी फिर से हम लोग देखने वाले इसके बारे में। क्या कह रहा है देखिएगा, वायु नली और भोजन नली का संबंध रश्मि से है। वायु नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, मांसल, नहीं, जिसे हम लोग इपीग्लोटिक्स जो है कहते हैं, इपीग्लोटिक्स कहते हैं। यह वाल्व की तरह काम करती है। जब भोजन करते हैं तो वायु नली को ढक लेती है और भोजन की नली में चला जाता है। तेजी से खाने या बातें करने पर भोजन वायु नली के क्या करा, देखिए यहाँ पर, तेजी से खाने या बातें करने पर भोजन वायु नली में कुछ कम चले जाता है, जिससे जो है छींक या फिर क्या हो जाता है, हिचकी आ जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद फिर क्या है देखिएगा, है कि छोटी आंत में किन ग्रंथियों के स्राव आते हैं, पाचन में उसकी क्या भूमिका है। देखिए, छोटी आंत में यकृत अग्नाशय ग्रंथियां होती है। ठीक है, यकृत अग्नाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित है। इससे जो है पितरस स्रावित होता है। पितरस वसा का पाचन करता है। ठीक है, अगर है अब क्या है देखिए, अग्नाशय ये अमाशय के ठीक नीचे रहता है। क्या रहता है, अमाशय के ठीक नीचे रहता है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है, क्यों नहीं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अमीबा के बारे में। मानव जो है बहुकोशिकीय जीव है, जबकि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। मानव में भोजन का जो है पाचन कई चरणों में, जैसे मुगुहिका में ग्रास नली में, अमाशय में, छोटी आंत में, मलाशय गुदा द्वार नहीं पाचित भोजन का रसांगुरों द्वारा ग्रहण एवं मिलने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या कार्य देखिए, अवशोषित भोजन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं होता। अमीबा में क्या होता है, भोजन ग्रहण पादप की सहायता से होता है और भोजन का पाचन खाद्यान्नी में ही हो जाता है और पाचक रसों का स्राव खाद्यान्नी में ही होता है। ठीक है, और सरल पदार्थों में बदलकर भोजन अवशोषित कर अमीबा की वृद्धि संख्या में मदद करता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। मनुष्य में पाए जाने वाले दांत तथा उनके कार्यों को लिखे। तो मैं हम लोगों ने ये सब क्वेश्चन जो पहले ही पढ़ चुका है, लेकिन चलिए फिर भी देख लेंगे। नहीं, क्या करा है, मनुष्य में पाए जाने वाले मुख्य दांत क्या है, कृतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक है। कृतक किसे कहते हैं, कृतक दांतें जो है आगे की ओर चौड़ा होता है और जो काटने का कार्य करता है। बात करें रदनक का, तो रदनक क्या होता है समझिएगा। रदनक दांत भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। अगर चवर्णक की बात करेंगे तो कटे हुए भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करता है। तो ये क्या हो जाएगा, अग्र चवर्णक। और ये चवर्णक क्या हो जाएगा देखिएगा, करें कि ये भी भोजन को अच्छी तरह से चबाने और पीसने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। तो चित्र तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ पर है पाचन तंत्र, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पाचन पाचन तंत्र है। आप इसे देखिए और बनाइए चित्र, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को कवर किया। जय हिंद।